अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, खुशियों में तो होते हैं सब संग। तो बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। उससे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर क्लास की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। इसके साथ साथ लल्लन टॉप की हम बात करें, लल्लन टॉप के साथ ब्रह्मास्त्र की हम बात करें तो ब्रह्मास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बात करते हैं पिछली क्लास की करंट अफेयर और हाल फिलहाल में अपडेट करंट अफेयर की बात करेंगे और रिवीजन क्लास करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी, स्टैटिक जीके की हम बात करते हैं वो भी क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी कि एग्जाम में जहाँ से पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम शामिल करते हैं। तो बात करते हैं आपको पीडीएफ अगर इस क्लास का मतलब कि पीडीएफ अगर चाहिए तो पूरे 1 वीक का पीडीएफ जो है आने वाले संडे के दिन जो हम प्रोवाइड ऑलरेडी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह जो है पिछली क्लास का पूरे 1 वीक का वीडियो पीडीएफ की हम बात करते हैं, ऑलरेडी टेलीग्राम में पड़ा हुआ है। अगर नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर जाके डाउनलोड करें। अगर बात करते हैं आज की क्लास की, तो आज की क्लास की अगर वीडियो पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना, उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने ना मत देना जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे हो, जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे हो। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा करंट अफेयर क्लास की बात करें तो हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने जीता है। और बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? 181 मोबाइल चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई, तो बात करते हैं उड़ीसा के द्वारा दिखाई गई है। आपको याद रखना 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को। अब बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। ये आपको याद रखना है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ जो है वन अर्थ वन फ्यूचर। अब जो है G20 जो है, G20 जो हम बात करते हैं G20 नहीं रहा, अब G21 के नाम से जाना जाएगा। ये याद रखना है G21, क्योंकि इसमें जो एक अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया। अफ्रीकन यूनियन की हम बात करें तो इसमें कुल 55 देश शामिल है अफ्रीकन यूनियन की, और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है, ये आपको याद रखना EU, जिसमें कि 27 देश शामिल है। आपको याद रखना 19 देश और 2 जो है संघ शामिल है, एक यूरोपीय यूनियन एक अफ्रीकन यूनियन, टोटल मिला के G21 बन गया। आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में G20 में सम्मेलन में को अस्थायी सदस्यता मिली है किसको? अफ्रीकी यूनियन को मिला है G20 की अस्थायी सदस्यता सम्मेलन में। अब बात करते हैं किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है? नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने की समिति बनाई है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से। आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की बात करें तो इटली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की बात करें उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है, आपको याद रखने हैं। हाल ही में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 11 मेडल जीते हैं, आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा PM मोदी ने लॉन्च किया है, आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं हाल ही में किस राज्य की सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है? जटायु क्रूज सेवा की बात करें उत्तर प्रदेश। अयोध्या की बात करते हैं, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं बिहार के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो इंदु प्रभात बनी है, आपको याद रखने, जो कि रांची खंडपीठ के थे, ये आपको याद रखने उस समय बनी थी। अब बात करें पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रेखा मनोहर लाल दोषित बने हैं, आपको याद रखने 2013 में बने थे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। वही बात करें बिहार के कितने जिले में जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा? कुल 13 जिले में अभी फिलहाल चल रहा है और धीरे धीरे कर 38 यानी कि 38 जिलों में बनाया जाएगा। वही बात करते हैं बिहार की अगर हम बात करें तो कितने जिले जो है ऐसे करके ज़िलों की बात करें तो नेपाल से लगते हैं। तो कुल ज़िले की बात करें तो नेपाल से 8 लगते हैं, उत्तर प्रदेश से नेपाल से 7 लगते हैं, उत्तर प्रदेश से 8 और झारखंड से 8 ज़िले लगते हैं। वहीं बात करते हैं
कौन से जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण जो है जिला ऐसा है जो कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार के बीचों बीच जो है गंगा नदी निकलती है, यहाँ से गंगा नदी की बात करें तो कुल 12 जिलों से होकर गंगा नदी निकलते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें प्रमंडल की, तो 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी बहती है और 12 जिलों से होकर, ये आपको ध्यान रखने हैं। वहीं बात करें बिहार का सबसे साक्षर जिला की बात करते हैं रोहतास है, जहाँ की पुरुष महिला ज़्यादा दोनों ही साक्षर है रोहतास ज़िले में। और महिला में सबसे कम साक्षर की बात करते हैं महिला में, तो सहरसा सबसे कम साक्षर है महिला में। वही बात करें सबसे कम पुरुष में, तो पूर्णिया जो है पौसे पुरुष पौसे पूर्णिया सबसे कम साक्षर वाला जिला है, ये को याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य के स्लैम सागों को जीआई टैग मिला है? स्लैम सागों को हम बात करें जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो ये कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में किया गया, ये आपको याद रखने हैं। हाँ, कहाँ के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा? तो याद रखने, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। 6 नंबर, कहाँ के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में रेलवे स्टेशन है, वहाँ के नाम को बदला गया हाल ही में, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्टर कार्ड लॉन्च किया है? तो नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्टर कार्ड की बात करें तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने किया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में किसे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में किसे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? अद्वैत जिंद को प्रदान किया गया। पेप्सिको के किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए की निवेश करेगी? पेप्सिको किस राज्य में बात करते हैं? पेप्सिको की बात करते हैं, किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ निवेश करेंगे? तो असम में, आपको याद रखने हैं। हाल ही में चर्चा में रही उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील की बात करते हैं मेघालय में स्थित है, आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं हाल ही में कौन यूरोपीय संघ के हेरोइन रिसर्च प्रोग्रामर में शामिल हुआ है? तो ब्रिटेन जो है शामिल हुआ है, ये याद रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हस्ताक्षर हुए, ये याद रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में 15 अप्रैल को पोयला बैसाख मनाने की निर्णय लिया है? तो पोयला बैसाख की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में निर्णय लिया गया, आपको याद रखने हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने प्रत्येक विधायकों की जो है 40,000 सैलरी में वृद्धि किया है, ये आपको याद रखना है। विधायकों की सैलरी में 40,000 की वृद्धि किया है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सवाल। अब बात करते हैं का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं, गंडक है, ये आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं हाल ही में बिहार के किस जिले में तांबा टीन भंडार के एक बड़े ब्लॉक का पता चला है? तांबा टीन के भंडार के एक बड़े ब्लॉक का पता चला है औरंगाबाद में, आपको याद रखने हैं। और सोना की बात करें तो सोना का भंडार मिला है जमुई में, जो कि भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सोना की भंडार जो मिला है जमुई में मिला है। रोहतास में बात करते हैं हीरा और पोटेशियम की मिले हैं। हीरा और पोटेशियम की बात करें तो ये रोहतास ज़िले में मिले हैं, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो भारत की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करते हैं यमुना हो जाता है, चूँकि गंगा की सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। सर्वाधिक अपवाह द्रोणी एवं लंबी नदी की बात करें, सर्वाधिक अपवाह द्रोणी और लंबी नदी गंगा हो जाती है, आपको याद रखना है। सबसे गहरी नदी घाटी की बात करें भागीरथी व अलकनंदा है सबसे गहरी नदी घाटी। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी की बात करते हैं कोसी है, आपको याद रखना है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच, कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा की चिन्ह है। वही बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन की, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की बात करते हैं, माही नदी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्क रेखा से ये माही नदी है, यहाँ से एक बार जाती है फिर यहाँ से एक बार मुड़ती है, ये 2 बार, एक बार यहाँ काटती है फिर एक बार लौटने वक्त काटती है। माही नदी कर्क रेखा को काटने वाली नदी है, आपको याद रखना है। उत्तर की ओर बहने वाली नदी की बात करें तो ये उत्तर की ओर बह रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये सोन नदी है, उत्तर की ओर बहने वाली। अब बात कर लेते हैं
भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी की बात करें, दामोदर जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक अफवाह द्रोणी वाली लंबी नदी की बात करें, दक्षिण भारत की सर्वाधिक अफवाह द्रोणी वाली एवं लंबी नदी की बात करें, गोदावरी हो जाती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती जो है भ्रंश नदी घाटी में बनती है। और जो बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो ये एस्चुरी बना नदी है, ये आपको याद रखना है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं, ये पश्चिमी घाट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट में बात करें 5 राज्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट में बात करते हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है और कर्नाटक है। ये 5 राज्य हो जाते हैं, कुल 5 राज्य जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। और यहाँ से यहाँ तक हम बात करते हैं, यहाँ तक पूर्वी तट हो जाते हैं, आपको याद। पूर्वी तट में कुल 4 राज्य होते हैं तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। पूर्वी तट पर 4 राज्य है। कुल तटीय राज्य की बात करें तो 9 तटीय राज्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं बिहार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने स्तर पर बांटा गया है, तो यहाँ पे बात करते हैं स्तर हो गया है, कितने स्तर में बांटा गया है? 4 स्तर पे, आप याद रखना है। तो क्या कौन कौन सा स्तर है, तो बात करते हैं हो जाता है जिला, पहले होता था जिला, प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड, ये 4 स्तर पे बांटा गया, ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला की बात करें तो समस्तीपुर हो जाता है बिहार में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला। और गाय दूध उत्पादन करने वाले जिला की बात करें मधुबनी जो है स्पेशली बात करते हैं गाय दूध उत्पादन में अग्रणी है। वहीं बात करते हैं बिहार की, अगर हम बात करें तो बिहार की दूध उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान 7वां है, आपको याद रखना है। और भारत में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन हाल ही में राजस्थान जो है सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बना है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड में पहले स्थान पर है दूध उत्पादन करने में भारत, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ है 9 सितंबर 2023 से नई दिल्ली में लीडर समिट डिक्लेरेशन मैनिफेस्टो की घोषणा पत्र को अपनाया है किसने, तो G20 सदस्य देशों ने, और 9 सितंबर 2023 को अपनाया है G20 के सदस्य देशों ने। G20 का अस्थायी सदस्य बन गया है कौन, अफ्रीकन यूनियन बना है। G20 की जगह अब G21 के नाम से जाना जाएगा। वहीं बात करते हैं 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया है जिसमें लगभग 822 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो मोरक्को में आया है, ये आपको याद रखने हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की क्वाड मीटिंग होगी नई दिल्ली 2024 में होगी, आपको याद रखने हैं। G20 समिट से पहले 10,000 फीट की ऊंचाई पर G20 झंडा फहराया गया है, तो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजानन यादव के द्वारा फहराया गया, आपको याद रखने हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें तो का उद्घाटन किया गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का उद्घाटन की बात करें तो किया गया 9 सितंबर 2023 को किया गया है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में क्या किया है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का उद्घाटन किया है 9 सितंबर 2023 को, ये आपको याद रखना है। पीएम मोदी ने किया है, किसके लिए किया है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ाएगी ये कॉरिडोर, आपको याद रखना है। G20 की बात करें G20 थिंक क्यू कार्यक्रम की THINQ कार्यक्रम की बात करें 10 से 11 सितंबर को आयोजित करेंगे, कहाँ पे, भारतीय नौसेना और नौसेना कल्याण और वेलनेस एसोसिएशन के द्वारा ये आयोजित किए जाएंगे। भारतीय नौसेना कल्याण और वेलनेस एसोसिएशन के द्वारा किए जाएंगे। पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज किसने लिखी, तो पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज की बात करें राधिका अयंगर ने लिखा है। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है किसने, मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। और कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती मनाई गई है 9 सितंबर को, कारगिल के हीरो विक्रम बत्रा की जयंती मनाई गई, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन क्या है, ये आपको याद रखने हैं। वर्तमान में ये रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, थोड़ा टाइम ही लगेंगे, यानी कि आज थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करना, कंटेंट आपको भर के मिलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब बात करें यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंद्रे एजेलो जो है यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं। WTO के महानिदेशक की बात करते हैं नागोजी ओंकोजा-इवेला है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस है। CRPF के महानिदेशक की बात करते हैं सुजाय लाल थाउसेन है, सुजाय लाल
लाल थाउसेन है, ये आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक की बात करें अजय माथुर है, ये आपको याद रखने हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो ये डॉक्टर समीर वी कामत है। और अखिल भारतीय शतरंज संघ की बात करें संजय कपूर है। कौन? संजय कपूर। अब बात कर लेते हैं वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख की बात करते हैं संतोष कुमार यादव है। और मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा है। और चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस की बात करें सीडीएस सेकंड सीडीएस की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। फर्स्ट था कौन? फर्स्ट कौन था? जब जो बात कर रहे हैं तो इसका कमेंट करके बताना है फर्स्ट का नाम क्या था। फर्स्ट सीडीएस की बात करें तो बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें रोजर बिन्नी है। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक की बात करें जुल्फिकार हसन है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई का सीईओ की बात करें तो अमित अग्रवाल है। वाणिज्य सचिव की बात करें श्री सुनील बर्थवाल है। और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान महानिदेशक की बात करें तो श्री रितु सेन है। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? श्री आर दिनेश है। श्री आर दिनेश आपको याद रखने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? श्री सुमन के बेरी है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की बात करें दिलीप टर्की है। सेल की बात करें तो SAIL सेल की अध्यक्ष की बात करते हैं अमरेंद्र प्रकाश है। और सुरक्षा सचिव की बात करते हैं गिरिधर अरमाने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं अजीत डोभाल है। राज्यसभा उपसभापति की बात करते हैं श्री हरिवंश राय नारायण है। श्री हरिवंश नारायण सिंह है, ये आपको याद रखने हैं। प्रथम सीडीएस की बात करते हैं तो जनरल बिपिन रावत है, आपको याद रखने हैं जनरल बिपिन रावत। दूसरा है अनिल चौहान। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक जीके की बात करें। सिख संप्रदाय के 10 गुरु एवं उनके कार्यकाल की बात करें तो सिख समुदाय के प्रथम गुरु की बात करें गुरु नानक है। 1469 से 1539 तक इसका कार्यकाल रहा, ये आपको याद है। इसी ने सिख धर्म का जो है इसे नींव रखा था, ये आपको याद रखना है। गुरु अंगद की बात करते हैं 1539 से 52 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसे लाहना के नाम से भी जाना जाता है। इसने जो लंगर को अस्थाई बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु अमरदास की बात करें 1552 से 1574 तक था इसका कार्यकाल। गुरु रामदास की बात करें तो इसका कार्यकाल 1574 से 81 तक था। और इसी को जो है अकबर ने इसके गुरु अमरदास के बीबी भानी को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, ये आपको याद रखना है अमृतसर बसाने के लिए। और गुरु अर्जुन देव ने बात करते हैं अमृतसर नगर की स्थापना किया था, उसी गुरु 5वें गुरु था। और इसको हम बात करते हैं जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु को जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर की बात करें तो इसी ने मारा था, ये आपको याद रखना है। इसकी हत्या कर दी थी किसने? जहांगीर ने। वहीं बात करते हैं इसने जो है गुरु छठे गुरु और 9वें गुरु की बात करें तो छठे और 9वें गुरु ने बात करें तो ये गुरु छठे और 9वें गुरु ये दोनों 5वें और छठे गुरु मिलकर हम बात करें पातशाह की उपाधि धारण की थी। पातशाह आपको याद रखना है। सिख गुरु के 5वें और छठे गुरु ने पातशाह का उपाधि धारण किए थे। और छठे गुरु ने क्या किया? 5वें और 9वें गुरु ने पातशाह की उपाधि धारण किए थे और छठे ने बादशाह की, आपको याद रखना है। गुरु हरगोविंद साहब की बात करें तो ये बात इसका तो हो जाता है गुरु अर्जुन देव के 1581 से 1606 तक 1606 से 1644 तक गुरु हरगोविंद जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। गुरु हर राय की बात करते हर राय साहब की बात करते 7वें गुरु 1644 से 61 तक। गुरु हरकिशन साहब की बात करें 1661 से 64 तक, ये आपको याद रखना है। और गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर 1665 से बात करें 65 से 75 तक 1675 तक याद रखना है। अब तेग बहादुर की मृत्यु किसने किया था? औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी थी गुरु तेग बहादुर की, ये आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह की बात करें सिख के अंतिम एवं 10वें गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की 1675 से 1708 तक इसका कार्यकाल था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रमुख राज्यों के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल एवं प्रशासक की बात करें तो बात करते हैं प्रमुख राज्य के राज्यपाल एवं प्रशासक की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने बात कर लेते हैं। आज यहाँ की बात अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक है। नागालैंड के कौन है? ला गणेशन है। और असम के गुलाब चंद कटारिया है। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित है। आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नज़ीर है। पश्चिम बंगाल के
डॉक्टर सी आनंद बोस है। और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है। बिहार के राजेंद्र विश्व अर्लेकर है। और उत्तराखंड की बात करें जनरल गुरमीत सिंह है। मणिपुर के अनसुईया उइके हैं। उड़ीसा के गणेशी लाल है। और मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल है। वही बात करें कर्नाटक की थावरचंद गहलोत है, ये देख सकते हैं। वही बात महाराष्ट्र की रमेश बैस है। केरल की आरिफ मोहम्मद खान है। मिजोरम की हरि बाबू कंभमपति है। गुजरात के आचार्य देवव्रत है। मेघालय के फागू चौहान है। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई है। राजस्थान के कलराज मिश्र है। छत्तीसगढ़ की बात करें हेमंत विश्वास। छत्तीसगढ़ के विश्वाभूषण हरिचंदन है। सिक्किम की लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। और झारखंड की बात करते हैं CP राधाकृष्णन है। और हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय है। तमिलनाडु की RN रवि है। हिमाचल के शिव प्रताप शुक्ल है। तेलंगाना के तमिल साई सुंदर राजन है। और त्रिपुरा की बात करें सत्यदेव नारायण आर्य है, ये आपको याद रखना है। वही बात करें केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो दिल्ली की बात करते हैं विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल है। लक्षद्वीप की बात करें प्रफुल्ल पटेल है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी है। पुदुचेरी की तमिल साई सुंदर राजन, इसको एक्स्ट्रा प्रभार मिला है, जी आपको याद रखने हैं। चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित है। जम्मू कश्मीर की मनोज सिन्हा है। और दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप की बात करें प्रफुल्ल पटेल है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख के डॉक्टर BD मिश्रा है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं उन देशों की जिन्होंने अपने नाम बदले हैं। तो नाम बदले हैं आपको याद रखने हैं। कौन कौन से देश है ये आपको याद रखने हैं। तो उत्तर मैसेडोनिया का नया नाम है उत्तर मैसेडोनिया, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया था। और सिलोन की बात करें पुराना नाम सिलोन था, लेकिन नया नाम श्रीलंका बन गया, ये आपको याद रखना, नया नाम है। थाईलैंड की बात करें नया नाम थाईलैंड है। पुराना नाम श्याम के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1 नंबर आपको समझ लीजिए कि कन्फर्म है यहाँ से। अब बात करते हैं थाईलैंड का श्याम के नाम से जाना जाता है। और म्यांमार का नया नाम म्यांमार है, लेकिन पुराना नाम बर्मा है। और चेक गणराज्य का नया नाम की बात करें चेकिया है। और हॉलैंड का पूरा नाम नया नाम की बात करें तो नीदरलैंड है। हॉलैंड का नया नाम नीदरलैंड है। स्वाजीलैंड का नया नाम इस्वातिनिया है। और पर्सिया का नया नाम ईरान है। तुर्की का नया नाम तुर्किया है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक यानी कि जायरे की बात करें तो नया नाम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है जायरे का नया नाम। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की पोर्शन जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। भूकंप तरंग होती है, ये आपको याद रखना है, 3 प्रकार की होती है। P तरंगे, S तरंगे, L तरंगे, 3 प्रकार के तरंग होते हैं। प्राथमिक तरंगे की बात करें तो कहलाती है P तरंगे, पौ से प्राथमिक, पौ से प्राइमरी वेव कहलाती है। और प्राइमरी तरंगे की बात करें अनुदैर्ध्य होती है। S तरंगे की बात करें अनुप्रस्थ होती है। और L तरंगे की बात करते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होते हैं। यानी कि L तरंग बात करें अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों होते हैं, लेकिन S तरंग सिर्फ अनुप्रस्थ होते हैं। P तरंग की बात प्राइमरी अनुदैर्ध्य होते हैं। वही बात करें धरातल पर ही सीमित होती है कौन सी तरंगे, तो L तरंग धरातल पर ही सीमित होते हैं। और ठोस तरल गैस यानी कि तीनों अवस्था में यानी कि तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। तो P तरंगे जो है तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है कौन से, S तरंग ठोस से। और सर्वाधिक गति आवृत्ति वाले होते हैं प्राइमरी तरंग। सबसे कम गति वाली की बात करते हैं L तरंगे होती है। और बात करते हैं सर्वाधिक विनाशकारी की बात करें तो होती है कौन सी तरंगे, L तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी भी होती है और सबसे कम गति और आवृत्ति वाली तरंगे भी होती है। अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है तो P तरंगे पहुंचती है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में, जो है सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जिसे रिंग और फायर कहते हैं, उसके अंतर्गत ज़्यादा भूकंप आते हैं सर्वाधिक, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बेहतर काम करने वाले राज्यों में बिहार की बात करें तो 19वें स्थान पर है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बेहतर काम करने वाले राज्यों की बात करें तो बिहार 19वें स्थान पर है। और स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में हम बात करें सबसे कम यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन वाले 5 राज्य की बात करें तो इसमें झारखंड सबसे खराब है, उससे थोड़ा ठीक ठाक है बिहार, उससे थोड़ा ठीक ठाक असम, उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसी तरह हम बात करते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य की बात करें। केरल सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले हैं, पंजाब है उससे थोड़ा कम। और बात करते हैं तमिलनाडु थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम MP, उससे थोड़ा कम UP है। आपको याद रखना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने केरल और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले झारखंड, ये आपको याद रखने हैं। बिहार का स्थान 19 में है। तो दोस्तों हम बात करेंगे
तो और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तो जो एग्जाम में यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 तक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य है 2023 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरण ऊर्जा इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 निर्धारित था, लेकिन अब 2024 रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024 तक। हर घर नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य 2024 तक है। वहीं बात कर लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का लक्ष्य है 2025 तक। सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में बात करें तो 1 अरब टन कमी करने का लक्ष्य 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य की बात करें तो 2047 तक रखा गया है। और पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया पोत निर्माण में 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2050 तक। वहीं बात करते हैं मलेरिया मुक्त की बात करें तो मलेरिया मुक्त का लक्ष्य रखा गया कब तक? 2030 तक ही जो मलेरिया मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज का कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई कमेंट करके अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।